नमस्ते, मेरा नाम टी लक्ष्मी नारायण। मैं हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। मुझे हिंदी शिक्षण में 15 वर्षों का अनुभव है। अगर आप हिंदी शिक्षण में हिंदी शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले मेरी बात सुनिए। मैं मनोविज्ञान संबंधी जो भी विषय वस्तु को आपको पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप हिंदी शिक्षण क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहते हैं, अगर आप हिंदी शिक्षण क्षेत्र में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या सीटेट हो या जो भी टेट हो, अगर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए और मेरी वो देखिए और मेरे वीडियोस देखिए। मैं मनोविज्ञान संबंधी विषय वस्तु को 100% उससे संबंधित ज्ञान आपको प्रदान करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं स्वयं अध्ययन करता हूँ। मैं पूरे देश के सभी राज्यों के हिंदी मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करके मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप अवश्य मेरे वीडियो देखने पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त मिलेगी। यह मेरा संकल्प है, यह मेरा आत्मविश्वास है। मैं आत्मविश्वास से आपसे कह रहा हूँ, आप भी आत्मविश्वास से मेरे वीडियो को देखिए, यही मेरी वादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद होती है तो ये वीडियो आपको अगर उपयोगी समझते हो तो अगर आप स्वयं इस वीडियो को देखकर इस विषय वस्तु को आप सब उपयोगी महसूस करते हैं तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इससे अन्य छात्रों को भी, अन्य शिक्षार्थियों को भी ज्ञान और यह विषय वस्तु मिलेगा, वे भी उनके लिए भी यह लाभ उठेगा। धन्यवाद। नमस्ते, हिंदी मनोविज्ञान शिक्षण वर्ग के लिए आप सबका स्वागत है। आज हमारा इस क्लास में विषय वस्तु किशोर अवस्था, एडोलसेंस कहते हैं। बिना स्किप किए इसे वीडियो को देखिए और पूरी समाचार आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। किशोर अवस्था के बारे में किशोर अवस्था के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किए। शैशवावस्था संबंधी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक विकास और उसके साथ साथ बाल्यावस्था में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किए। आजकल हम किशोर अवस्था, एडोलसेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और किशोर अवस्था से संबंधित एक प्रमुख बात यह है कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि किशोर अवस्था में जो भी अंश होते हैं, किशोर अवस्था में जो भी बदलाव होते हैं, किशोर अवस्था की जो भी विशेषताएं होती हैं, उन सभी विशेषताओं के लिए एक शब्द प्रयोग करना उपयुक्त हुआ माना जाता है, वही परिवर्तन। सभी प्रकार की विशेषताओं के लिए परिवर्तन शब्द का प्रयोग केवल किशोर अवस्था की दशा में ही होता है। और किशोर अवस्था से संबंधित और एक अंश होता है कि किशोर अवस्था में आकस्मिक विशेषताएं जो दिखाई देती हैं उन्हें परिवर्तन कहा जाता है। इस शब्द को लेकर किशोर अवस्था के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत है और दूसरा क्रमिक विकास का सिद्धांत है। आकस्मिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक स्टैनले हल माने जाते हैं। स्टैनले हल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1904 में एडोलसेंसी नामक पुस्तक में उन्होंने आकस्मिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आकस्मिक विकास सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया था। और स्टैनले हल ने आकस्मिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोर अवस्था संबंधी अंश को लेकर उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था एक ऐसी दशा है, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर अनेक प्रकार की विशेषताएं आकस्मिक रूप से दिखाई देती हैं। जैसे कि शारीरिक निर्माण की दृष्टि से देखने पर उनमें यौन संबंधी अवयवों का विकास होता है और मूंछें आती हैं, दाढ़ी पर मूंछें आती हैं, इस प्रकार की विशेषताएं उनमें प्राप्त होती हैं। इसलिए इसे इन सभी विशेषताओं को परिवर्तन कहा जाता है। इसलिए जो भी परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में वे सभी आकस्मिक रूप से होते हैं। इस प्रकार स्टैनले हल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1904 में एडोलसेंसी नामक पुस्तक में प्रकट किया है। और दूसरा क्रमिक विकास सिद्धांत। क्रमिक विकास सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, क्रमानुसार ये परिवर्तन होते रहते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद किशोर अवस्था का आगमन होता है। जिस प्रकार एक ऋतु की समाप्ति में दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एक अवस्था के अंत में दूसरी अवस्था के आगमन के चिन्ह दिखाई
देते हैं। इस प्रकार सभी अवस्थाओं का एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे ये सभी अवस्थाएं में आपसी संबंधित होते हैं। और उसी प्रकार शैशवावस्था की समाप्ति में बाल्यावस्था के आगमन के चिन्ह और बाल्यावस्था की समाप्ति में किशोर अवस्था के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर विकास कोई भी किसी भी अंश में आकस्मिक रूप से नहीं होता है। इस प्रकार कहने वाला सिद्धांत ही ये क्रमिक विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में प्रमुख रूप से किंग, थार्नाइक, होलिंगवर्थ नामक मनोवैज्ञानिकों को हम लेते हैं। इस प्रकार किशोर अवस्था और किशोर अवस्था के संबंध में स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोर अवस्था बड़ी तूफान का काल है, बड़ी जटिल काल है, परेशानी का काल है, कष्ट काल है, विरोधी काल है। इस प्रकार स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था के बारे में कहा है, क्योंकि किशोर अवस्था अनेक अंशों की दृष्टि में रखने पर स्टेनले हॉल के अनुसार जो कहा गया है वह सच होता है। तूफान का काल है, बड़ा कठिन काल है, समझने का बड़ा कठिन काल है और विरोधी काल है, इस प्रकार हम कहते हैं। और उसी प्रकार हाइडो कमेटी ने किशोर अवस्था के बारे में कहा कि 15 या 16 वर्ष की आयु में नसों में एक प्रकार की ज्वार उठना आरंभ होते हैं। उस अवस्था को ही किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था को वयस संधि भी कहा जाता है। किशोर अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना से देखने पर यहाँ पर अनेक प्रकार की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। शारीरिक विकास की दृष्टि से देखने पर यहाँ पर इस अवस्था को प्यूबर्टी भी कहा जाता है और एडोलसेंस भी कहा जाता है। प्यूबर्टी शब्द का प्रयोग लैटिन भाषा के द्वारा हुआ है। लैटिन भाषा में प्यूबर्टियस नामक लैटिन भाषा से ही प्यूबर्टी शब्द निकला है। इसका अर्थ है टू ग्रो इनटू मैनहुड। और उसी प्रकार एडोलसेंसी शब्द का प्रयोग भी किशोर अवस्था के लिए किया जाता है। एडोलसियर नामक लैटिन शब्द से ही एडोलसेंसी नामक शब्द निकला है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, अर्थात मैच्योरिटी से संबंधित अवस्था किशोर अवस्था है। परिपक्वता से संबंधित अवस्था किशोर अवस्था है। यहाँ पर लिंग संबंधी अवयवों का, यौन संबंधी अवयवों का और परिपक्वता संबंधी अर्थात पुनरुत्पादन प्रक्रिया से संबंधित अवयवों का विकास होता है किशोर अवस्था में। इसलिए किशोर अवस्था में शारीरिक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यहाँ पर भार की दृष्टि से देखने पर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में भार अधिक होता है और उसी प्रकार देखने पर लंबाई की दृष्टि से देखने पर बालकों में 18 वर्ष और उसके बाद में लंबाई में वृद्धि होने की संभावना होती है। लेकिन बालिकाओं की दृष्टि से देखने पर 16 वर्ष की आयु में लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और उसी प्रकार मस्तिष्क का भार देखने पर मस्तिष्क का भार को देखने पर किशोर अवस्था में ये 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक मस्तिष्क का भार होता है किशोर अवस्था तक आते आते। और उसी प्रकार किशोर अवस्था संबंधित और एक अंश है आस्तीकरण की प्रक्रिया। आस्तीकरण का मतलब यह होता है कि हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और दृढ़ बन जाती हैं। इसे ही आस्तीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आस्तीकरण की प्रक्रिया किशोर अवस्था में संपूर्ण रूप से चरम विकास पर पहुंच जाता है। और उसी प्रकार दांतों की दृष्टि से देखने पर शैशवावस्था में दूध के दांत आते हैं। बाल्यावस्था में देखने पर बाल्यावस्था के अंत तक आते आते 28 शाश्वत दंत आते हैं। किशोर अवस्था में दो प्रज्ञादंत आ जाते हैं। और उसी प्रकार हृदय के धड़कनों की संख्या को देखने पर शैशवावस्था की दृष्टि से देखने पर किशोर अवस्था तक आते आते ये लगभग 75 से 80 तक होता है और किशोर अवस्था के अंत तक आते आते अर्थात प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ तक आते हृदय के धड़कनों की संख्या 72 होती है, जो एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए धड़कनों की संख्या पर्याप्त होती है। और इस प्रकार धड़कनों की संख्या होती है।
और उसी प्रकार मांसपेशियों का भार को लेने पर मांसपेशियों का भार भी अधिकतम चरम विकास पर पहुंच जाता है। इस प्रकार किशोर अवस्था में भार की दृष्टि से देखने पर, लंबाई की दृष्टि से देखने पर और हृदय के धड़कनों की संख्या दृष्टि से देखने पर और उसी प्रकार मांसपेशियों के भार की दृष्टि से देखने पर और दांतों की दृष्टि से देखने पर चरम विकास पर पहुंच जाता है। शारीरिक विकास किशोर अवस्था में चरम विकास पर पहुंच जाता है। वह एक प्रौढ़ जैसा होता है। एक प्रौढ़ जैसा ही अनेक विशेषताओं का, मानसिक योग्यताओं का प्रयोग भी करने लगता है किशोर अवस्था में। और उसी प्रकार किशोर अवस्था के संबंध में मानसिक विकास को देखने पर, मानसिक विकास कैसा होता है किशोर अवस्था में, जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे मानसिक विकास की गति में तीव्रता कम हो जाती है या मानसिक विकास की गति धीमी होती जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास की गति धीमी होती जाती है। यहाँ पर किशोर अवस्था में मानसिक विकास को देखने पर इसके संदर्भ में वो प्रमुख रूप से वुडवर्थ के विचार को लेते हैं। वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक बुद्धि का चरम विकास हो जाता है और इसके संबंध में कई प्रकार के विचार प्रकट किए गए हैं। जैसे कि ये हार्मोन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 15 वर्ष की आयु में बुद्धि का चरम विकास हो जाता है और उसी प्रकार जोन्स एवं कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष की आयु में बुद्धि का चरम विकास हो जाता है और उसी प्रकार ये स्पीयरमैन के अनुसार ये बुद्धि का चरम विकास ये मुख्य रूप से ये 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के आयु के बीच में हो जाता है। और किशोर अवस्था में मानसिक विकास के संबंध में और एक मुख्य विशेषता है कि मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता मानी मानसिक रूप से आत्मसात जो विषयों को कर लेता है, जो विचारों को अपने लेता है, उन विचारों के अनुसार व्यवहार करता है। इस प्रकार की व्यवहार विभिन्नता की प्रवृत्ति किशोर अवस्था में पाई जाती है। मानसिक स्वतंत्रता के अनुसार किशोर बालक रूढ़ियों का और उसी प्रकार अंधविश्वासों का और सामाजिक रीति रिवाजों का भी विरोध करने लगता है। इसलिए इस अवस्था में, किशोर अवस्था में बालक विरोधी स्वभाव का बालक दिखाई देता है, विरोध स्वभाव वाला होता है। ये मानसिक स्वतंत्रता के कारण है। और उसी प्रकार ध्यान शैशवावस्था बाल्यावस्था की दृष्टि से देखने पर किशोर अवस्था में ध्यान संबंधी मानसिक प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोग करता है और वह किसी भी विषय हो उसके प्रति अधिक समय तक ध्यान को केंद्रित करता है और विचार विमर्श किए बिना और किसी भी अंश को स्वीकार नहीं कर पाता है। और इसी प्रकार चिंतन की प्रक्रिया का भी चरम विकास पर पहुंच जाता है। किशोर अवस्था में चिंतन प्रक्रिया की योग्यता ऐसी होती है कि वह पूर्ण रूप से चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग कर सकता है और चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग करके अनेक मूर्त एवं अमूर्त समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग एक प्रौढ़ के समान नहीं कर पाता है, लेकिन अत्यधिक प्रयोग तो किशोर अवस्था में चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। इस प्रकार मानसिक विकास के अंतर्गत ये सभी बुद्धि और उसके बाद मानसिक स्वतंत्रता, ध्यान, चिंतन और उसी प्रकार कल्पना की सजीवता। यहाँ पर एक विशिष्ट बात यह होती है कि शैशवावस्था में भी कल्पना की प्रवृत्ति पाई जाती है और उसके साथ साथ किशोर अवस्था में भी कल्पना की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अंश को लेकर रास नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि किशोर अवस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा गया है। रास ने इसका समर्थन किया है क्योंकि जिस प्रकार कल्पनाओं में उड़ान करने की प्रवृत्ति और काल्पनिक बातों के प्रति रुचि शैशवावस्था में दिखाई देती है, उसी प्रकार यहाँ काल्पनिक जगत में उड़ने की प्रवृत्ति, काल्पनिक जगत में रहने की प्रवृत्ति किशोर अवस्था में भी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर दिवा स्वप्नों को देखने की प्रवृत्ति किशोर अवस्था में अधिक पाई जाती है। दिवा स्वप्न कहते हैं, यह एक प्रकार से शैशवावस्था का ही पुनरावर्तन कहा जाता है। दिवा स्वप्न देखने लगता है
है। वह अनेक विषयों से संबंधित दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, अपने जीवन से संबंधित और अपने भविष्य के जीवन से संबंधित अनेक विषयों के बारे में दिवा स्वप्न देखने लगता है। इसलिए इस अंश को लेकर ही रास नामक मनोवैज्ञानिक ने इसे शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा है। और उसी प्रकार देखने पर सामाजिक विकास, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास शैशवावस्था और बाल्यावस्था की दृष्टि से देखने पर शैशवावस्था में अकेले खेलने लगता है और शैशवावस्था तक आते आते बालक अपनी खिलौनों में दूसरों को भी साझेदार बनाता है और बाल्यावस्था में अनेक समांतर क्रीड़ाएं, संसर्ग क्रीड़ाएं और समांतर क्रीड़ाएं खेलता है और किशोर अवस्था तक आते आते सामाजिक विकास समूहों के द्वारा विकास होता है। समूहों के द्वारा यहाँ बालकों के लिए अलग समूह और बालिकाओं के लिए अलग समूह होते हैं और उसी प्रकार बालकों के समूह में और बालिकाओं के समूह में घनिष्ठ मित्रता स्थापित करने की प्रवृत्ति भी किशोर अवस्था में अधिक पाई जाती है। यहाँ पर कुछ किशोर बालक ना तो बालक समूहों में और ना तो बालिकाओं के समूह में सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ कुछ किशोर बालक विषमलिंग सदस्यों के प्रति, विषमलिंग व्यक्तियों के प्रति घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर लेता है। इस प्रकार सामाजिक विकास के अंतर्गत ये सभी अंश आते हैं। उसके साथ साथ समूह का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है किशोर अवस्था में। एक किशोर बालक के लिए समूह ही सर्वस्व होता है, सर्वोपरि होता है। समूह के लिए जो नियम होते हैं और समूह के लिए जो आदर्श होते हैं, समूह के लिए जो लक्ष्य होते हैं, वे ही उनके जीवन के स्वयं के लक्ष्य भी माने जाते हैं। अगर अभिभावकों की बातें और अभिभावकों के आदर्श, अभिभावकों के लक्ष्य समूह के लक्ष्यों से भिन्न होता है तो किशोर बालक अभिभावकों का भी विरोध करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार सामाजिक विकास के अंतर्गत ये सभी अंश आते हैं। इसके साथ साथ समूह में रहने के कारण, समूह की सदस्यता के कारण किशोर बालकों में नेतृत्व गुण और उसी प्रकार उत्साह और सहकारिता, सद्भावना आदि गुणों का भी विकास हो जाता है और ये इन गुणों के संबंध में वह आत्मसात और मनस्साक्षी और जो सार्वजनिक नियम होते हैं उनको अधिक महत्व देने लगता है। किशोर अवस्था तक आते आते बालक अनेक अंशों को, सामाजिक रीति रिवाजों को पार करके और सामाजिक कानून को पार करके और सामाजिक जो अभिभावकों के प्रति निर्धारित होते हैं उनको भी पार करके वह स्वयं सोचने लगता है और वह स्वयं सोचकर विचार विमर्श कर जिन विचारों को ही सही मानता है उनको ही वह अपना लेता है और उनको ही आचरण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी यह किशोर अवस्था में पाई जाती है। ये किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं और उसके साथ साथ ये मुख्य रूप से संवेगात्मक विकास यहाँ पर संवेगात्मक विकास में कहा जाता है कि किशोर अवस्था में किशोर कभी क्रुद्ध होता है और कभी शांत दिखाई देता है। इसका मतलब है कि संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। कोल एवं ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था के बारे में कहा कि किशोर अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है और किशोर अवस्था में प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा ये सभी अंश सबसे संबंधित संवेगों का विकास किशोर अवस्था में चरम सीमा पर पहुंच जाता है और ये संवेग स्वास्थ्य पर भी आधारित होता है। स्वस्थ किशोर बालक में ये संवेग स्थिर रूप में होते हैं, स्थायी रूप में होते हैं और अस्वस्थ किशोर बालक में ये संवेग अस्थायी रूप में होते हैं और ये संवेगात्मक व्यवहार करने की प्रवृत्ति, तीव्र प्रवृत्ति किशोर अवस्था में ही पाई जाती है। किशोर अवस्था में अन्यायी व्यक्ति के प्रति बड़ा क्रोध प्रकट करने की प्रवृत्ति और उसी प्रकार दुखित व्यक्ति के
प्रति सहानुभूति दिखाने की दया दिखाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और उसी प्रकार संवेगात्मक व्यवहार के अंतर्गत अनेक अंशों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कि ये उदाहरण के लिए बाल्य विवाह का अंश बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में बाल्यावस्था में देखने पर वहां पर बालक के लिए बाल्य विवाह का अंश मनोरंजन का कारण होता है, लेकिन किशोर अवस्था में बाल्य विवाह वह विषय उसके लिए बड़ा विचारशील विषय होता है और उस विषय के प्रति, उस अंश के प्रति वह अपने क्रोध को प्रकट करता है। इस प्रकार बालक में संवेगों का व्यवहार या संवेगात्मक व्यवहार परिस्थितियों पर आधारित होता है, विषयों पर भी आधारित होता है। यहाँ पर समूह के सदस्यों को अधिक महत्व देने के कारण अगर समूहों को मना कर देता है, तो अगर समूहों से मिलने के लिए अभिभावक मना कर देता है तो वह भी उसके लिए संवेगात्मक तीव्र व्यवहार करने की प्रवृत्ति का कारण हो जाता है। ये सभी अंश संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। और उसके साथ साथ भाषागत विकास के अंदर देखने पर यहाँ पर भाषागत विकास में लगभग 40,000 शब्द किशोर बालक के मस्तिष्क में विकसित हो जाते हैं। वह अनेक अमूर्त विषयों से संबंधित अंशों को प्रकट करने लगता है और अपने विचारों को प्रकट करने लगता है और वह अनेक अपनी ओर से कहानियों का सृजन करने लगता है और अनेक संक्लिष्ट शब्दों का, संक्लिष्ट वाक्यों का और उसी प्रकार गंभीर विषयों के बारे में और जैसे वाद विवाद संबंधी अंश जैसे बाल विवाह होता है और रिश्वत, भ्रष्टाचार और उसी प्रकार दहेज प्रथा, अन्य सभी विषयों से संबंधित वह अपने विचारों को गंभीर रूप से प्रकट करने का योग्य किशोर अवस्था में किशोर बालक बन जाता है। इस प्रकार भाषा संबंधी विकास किशोर अवस्था में होता है। इस प्रकार देखने पर हमने अब तक किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में, भाषा विकास के बारे में हमने अध्ययन किया। इन सभी अंशों को अगर स्थूल रूप से देखने पर किशोर अवस्था में कुछ विशिष्ट विशेषताएं या कुछ विशिष्ट व्यवहार दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए घनिष्ठ मित्रता, चाहे वह घनिष्ठ मित्रता हो और उसी प्रकार उनमें पाई जाने वाली संवेगात्मक असंतुलन व्यवहार, मुख्य रूप से किशोर अवस्था में संवेगात्मक असंतुलन का व्यवहार पाया जाता है क्योंकि वह संवेगों को नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसी कारण वह समाज के साथ संतुलन प्राप्त करने में कठिनाइयां सामना करने लगता है और इसी योजना के कारण वह संवेगात्मक असंतुलन व्यवहार को प्रकट करता है। इसलिए संवेगात्मक असंतुलन व्यवहार या सामाजिक असंतुलन व्यवहार को हम सामाजिक विकास के अंतर्गत ही लेते हैं। किशोर अवस्था में मुख्य रूप से आदर्शों की स्थापना भी होती है, अपने जीवन संबंधी आदर्शों को लेता है। किशोर अवस्था में मुख्य रूप से हीरोशिप और रोल मॉडल, मूड जैसे शब्दों का प्रयोग भी किशोर अवस्था में होता है। वह किसी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है या किसी फिल्मी नेता को आदर्श मानता है और उन्हीं के विचारों के अनुसार वह अपने जीवन को बनाना चाहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी किशोर अवस्था में ही पाई जाती है। और उसी प्रकार अपने जीवन दर्शन करने की प्रवृत्ति भी किशोर अवस्था में पाई जाती है। ये जीवन के बारे में, ये मृत्यु, जीवन आदि विषयों के बारे में सोचना और उसी प्रकार अपने भविष्य जीवन का निर्माण करने की प्रवृत्ति भी इसमें अधिक पाई जाती है। और किशोर अवस्था में व्यवसाय का चिंतन भी अधिक रहता है। किशोर बालक को हमेशा कोई ना कोई व्यवसाय के चुनाव के चिंतन करने लगता है, चिंता में डूबे रहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी किशोर अवस्था में पाई जाती है। और किशोर अवस्था पूर्ण रूप से देखने पर किशोर अवस्था में बालक चाहे वह व्यवसाय चिंतन हो, चाहे वह पारिवारिक वातावरण संबंधी अनुकूलन हो, चाहे वह सामाजिक वातावरण संबंधी सामंजस्यता हो, चाहे वह किसी विषय में या किसी अंश के बारे में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अंश हो, जो भी हो वह हमेशा कोई ना कोई
समस्या में उलझा रहता है। और किशोर अवस्था में मुख्य रूप से पहचान प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी अधिक पाई जाती है। किशोर बालक समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अपने के लिए एक स्थान प्राप्त करना चाहता है और सभी लोगों के बीच में और सब लोगों के साथ एक जैसे रहना नहीं चाहता है। वह अलग रूप से रहना चाहता है, चाहे वह शारीरिक निर्माण की दृष्टि से हो या विचारों की दृष्टि से हो या उसकी विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से हो। वह समाज में एक विशिष्ट प्राप्त करना चाहता है, समाज में सबके सामने एक पहचान चाहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी किशोर अवस्था में पाई जाती है। इस प्रकार किशोर अवस्था में ये सभी अंश आते हैं और किशोर अवस्था को लेकर ही यहाँ पर विकास के अनेक अंशों को लेकर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था, जैसे कि आत्म भावना सिद्धांत और उसी प्रकार भाषा विकास सिद्धांत और उसी प्रकार नैतिक विकास सिद्धांत जो कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है और उसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास, ये सभी विकास संबंधी सिद्धांत जो है, ये सभी सिद्धांत ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में जो भी अंश प्राप्त होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी अंतर होते हैं, उनके आधार पर इन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। और किशोर अवस्था को अगर हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम कुछ विषयों में शैशवावस्था में संवेगों की तीव्रता अधिक होती है, बाल्यावस्था में संवेगों का नियंत्रण करने की प्रवृत्ति होती है और किशोर अवस्था तक आते आते वह संवेगात्मक व्यवहार में तीव्रता दिखाई देती है, अर्थात संवेगात्मक असंतुलन फिर किशोर अवस्था में पाया जाता है। अर्थात शैशवावस्था में संवेगों का तीव्र विकास होता है तो बाल्यावस्था में संवेगों का नियंत्रण होता है, तो किशोर अवस्था में संवेगों का तीव्र परिवर्तन और संवेगात्मक असंतुलन व्यवहार प्राप्त होता है। और उसी प्रकार शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर शैशवावस्था में अकेला वह रहना चाहता है और उसी प्रकार बाल्यावस्था में आने पर समूहों का निर्माण होने लगता है, सहपाठियों का समूह निर्माण, समवयस्कों का समूहों का निर्माण होता है। तो किशोर अवस्था में वहां पर बालकों के लिए एक समूह, बालिकाओं के लिए और एक समूह का निर्माण होता है और इसमें विषम लिंग के प्रति व्यक्तियों का समूहों का निर्माण भी होता है। और कभी कभी किशोर अवस्था में यह प्रवृत्ति भी दिखाई देती है कि किशोर बालक को अकेला सोचने लगता है। इस दृष्टि से देखने पर शैशवावस्था में भी अकेला खेलने की प्रवृत्ति होती है, किशोर अवस्था में अकेला रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन होता है। और इसी प्रकार देखने पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, यहाँ पर पहले शैशवावस्था में माँ बाप उनके लिए सामाजिक अंश होते हैं, अभिभावक या परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव शैशवावस्था पर पड़ता है, बाल्यावस्था पर आने पर समूहों का प्रभाव पड़ता है और किशोर अवस्था तक आते आते समूह ही सर्वोपरि बन जाता है और समूह ही एकमात्र उसके लिए मनोरंजन का साधन बन जाता है और समूह ही उसके जीवन दर्शन या सभी अंशों के लिए सहायक माना जाता है समूह को। और उसी प्रकार शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार को देखने पर वहां पर केवल ये 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम होता है, बाल्यावस्था तक आते आते वह 800 ग्राम तक होता है, किशोर अवस्था तक आते आते वह 1200 ग्राम से लेकर 14 ग्राम तक होता है। इस प्रकार देखने पर शैशवावस्था में शारीरिक विकास वहां पर 50% हो जाता है, 70% का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है, किशोर अवस्था तक आते आते 90% शारीरिक विकास हो जाता है। किशोर अवस्था के पर्यंत किशोर अवस्था के बाद शारीरिक विकास में गति धीमी बन जाती है, अर्थात प्रौढ़ावस्था में लगभग शारीरिक विकास नहीं होता है, केवल शारीरिक निर्माण की दृष्टि से देखने पर दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था इन तीनों का हम अध्ययन करने पर ये सभी अंश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए किशोर अवस्था के बारे में हम संवेगात्मक, मुख्य रूप से संवेगात्मक
असंतुलन व्यवहार अवस्था इसे कहते हैं। और उसी प्रकार जीवन दर्शन का काल भी इसे कहते हैं। घनिष्ठ मित्रता का काल भी किशोरावस्था को कहते हैं। विरोधी काल भी कहा जाता है, विरोधी काल कहा जाता है। इसके साथ साथ सामाजिक असंतुलन दशा भी किशोरावस्था को कहा जाता है। और उसी प्रकार तादात्मीकरण की दशा भी किशोरावस्था को कहते हैं। तादात्म्यकरण की प्रवृत्ति किशोरावस्था में अधिक होता है। स्वयं अपने बारे में सोचता है, गंभीर रूप से अपने जीवन के बारे में सोचता है, अपने विचारों के बारे में सोचता है। ये तादात्म्यकरण की प्रवृत्ति किशोरावस्था में अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ किशोरावस्था में फिर हम तुलनात्मक अध्ययन करने पर किशोरावस्था में बुद्धि का चरम विकास होता है। बुद्धि का चरम विकास भी किशोरावस्था में होता है। और मानसिक स्वतंत्रता दशा भी किशोरावस्था को कहा जाता है। और उसी प्रकार विद्रोह काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। और उसी प्रकार अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति बनाने की अवस्था को भी किशोरावस्था को कहा जाता है। इससे किशोरावस्था संबंधी अंश पूरा हो गया। किशोरावस्था संबंधी विभिन्न शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सम्यगात्मक विकास उनका अध्ययन पूरा हो गया। और इसके बाद हम आते हैं विकास संबंधी सिद्धांतों के बारे में। विकास संबंधी सिद्धांतों के बारे में आने पर पहले आत्म भावना सिद्धांत जो है उसका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद भाषा संबंधी विकास सिद्धांत है। और उसके बाद एक और वर्ग नैतिक विकास सिद्धांत। और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसका अध्ययन करते हैं। पहले यहाँ पर किशोरावस्था के बाद हम विकास की अवस्थाओं के संबंध में जिन मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विकास सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आत्म भावना का सिद्धांत, आत्म भावना सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स, इनका नाम है कार्ल रोजर्स। आत्म भावना सिद्धांत है। विकास की प्रक्रियाओं में विकास की दशाओं को लेकर कार्ल रोजर्स नामक मनोवैज्ञानिक ने आत्म भावना नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। ये आत्म भावना क्या है? कार्ल रोजर्स के द्वारा कहा गया है कि आत्म भावना मानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित करना, उसे आत्म भावना कहा जाता है। आत्म भावना मानी नैतिक विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाना भी आत्म भावना कहा जाता है। आत्म भावना सिद्धांत को दूसरे शब्दों में स्वयं सिद्धांत, आत्मा सिद्धांत, व्यक्ति विकास सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कार्ल रोजर्स मनोवैज्ञानिक ने फ्रीडम टू लर्न ऑन बिकमिंग ए पर्सन ए वे ऑफ बीइंग नामक पुस्तकों की रचना की थी। आत्म भावना के बारे में इन्होंने कहा कि ये आवश्यकताएं और योग्यताएं लक्ष्य को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। इसमें आवश्यकताओं की अपेक्षा योग्यताओं को अधिक महत्व देने वाला मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स थे। यहाँ पर पहले आत्म भावना में दो प्रकार के अंश होते हैं, एक वास्तविक आत्म भावना और दूसरा आदर्श आत्म भावना। आत्म भावना मानी मैं मुझसे संबंधित अंश होता है, मैं सुंदर होता हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ना चाहता हूँ, यह मेरी वस्तु है, यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है। इस प्रकार कहने में आत्म भावना के अंश निहित होते हैं। और उसी प्रकार यह मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मुझे ऐसा होना चाहिए,
मैं आजकल ऐसा हूँ, मैं भविष्य में यह बनना चाहता हूँ। इस प्रकार आत्म भावना में फिर दो प्रकार के अंश होते हैं। आजकल जो परिस्थिति है, आजकल वर्तमान की स्थिति को ही वहाँ पर वास्तविक आत्म भावना कहा जाता है। भविष्य के संबंध में आदर्श भावना कहा जाता है। बालक को एक इंजीनियर बनना चाहता है तो बालक आजकल कैसा है उसके बारे में बताने वाले अंश को आत्म भावना कहा जाता है। अगर वह भविष्य में इंजीनियर बन पाता है तो उसे आदर्श भावना कहा जाता है। अगर वास्तविक आत्म भावना आजकल बालक कैसा है उसके बारे में बताने वाला अंश होता है, भविष्य के बारे में बताने वाले शब्द को हम आदर्श भावना कहते हैं। ये वास्तविक आत्म भावना और आदर्श आत्म भावना जो है, अगर इन दोनों में सह संबंध हो तो, अगर इन दोनों में संबंध अधिक होता है तो ये व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। अगर ये वास्तविक भावना और आदर्शात्मक भावना इन दोनों में अंतर अधिक होता है तो, अगर इन दोनों में संबंध नहीं होता है तो व्यक्तित्व बिगड़ जाता है, व्यक्तित्व निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इसलिए आत्म भावना का सिद्धांत विशिष्ट योग्यताओं के अनुसार अपने आप को सुधार करना ही आत्म भावना कहा जाता है। कार्ल रोजर्स इसका प्रतिपादक, और कार्ल रोजर्स को मानवतावादी भी कहा जाता है। और जो भी सिद्धांत व्यक्ति को केंद्र के रूप में लेकर प्रतिपादित किए जाते हैं उनको मानवतावादी कहा जाता है। प्रमुख मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के रूप में हम अब्राहम मास्लो और ये कार्ल रोजर्स को लेते हैं। इसे ही आत्म भावना सिद्धांत कहते हैं। आत्म भावना में प्रमुख अंश हैं लक्ष्य निर्धारित करने वाले अंश, एक आवश्यकताएं और दूसरा योग्यताएं। आवश्यकताएं, योग्यताएं ये लक्ष्य को निर्धारित, लक्ष्य निर्धारक कहते हैं। आवश्यकताओं को अधिक महत्व देने वाला कौन होता है? अब्राहम मास्लो कहा जाता है। योग्यताओं का अधिक महत्व देने वाला मनोवैज्ञानिक को कौन कहा जाता है? कार्ल रोजर्स कहा जाता है। यहाँ पर कार्ल रोजर्स ने मुख्य रूप से आत्म भावना के संबंध में कहा कि मेरा आत्म भावना है, मैं मेरा संबंधी अंश। और इसमें आत्म भावनाओं में दो प्रकार के अंश आते हैं, एक वास्तविक आत्म भावना, दूसरा आदर्शात्मक आत्म भावना। वास्तविक आत्म भावना में वर्तमान की स्थिति को लिया जाता है, वर्तमान अंश को लिया जाता है, और आदर्शात्मक के अंतर्गत में भविष्य को लिया जाता है। वर्तमान में आज कैसा है और भविष्य में बनना चाहता है। आज बालक कैसा है और वह भविष्य में कैसा बनना चाहता है। अर्थात बाल्यावस्था में बालक कैसा है और बाल्यावस्था में वह किस प्रकार सोच विचार करता है और किस प्रकार के समूह का सदस्य होता है, और बाल्यावस्था के अंत तक आते आते उसके संबंध में एक विचार निर्माण होता है। वो भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहता है उसके लिए प्रयास करता है, और किशोर अवस्था में वह दृढ़ संकल्प लेकर उस स्तर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार वर्तमान और भविष्य, वास्तविक आत्म भावना, आदर्शात्मक आत्म भावना, दोनों में सह संबंध होना है, दोनों में सह संबंध होना है। तो व्यक्तित्व का विकास होता है या व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों के वास्तविक आत्म भावना और आदर्श आत्म भावना दोनों में अंतर अधिक होता है या कोई भी संबंध नहीं होता है, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व बिगड़ जाता है, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
और उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व वह शक्तिहीन माना जाता है, अर्थात तो उसमें निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति की शक्ति नहीं होती है, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, उसमें समायोजन करने की योग्यता भी नहीं होती है, और उसी प्रकार अपनी योग्यताओं के बारे में सही ढंग से अंदाजा करने की प्रवृत्ति भी उसमें नहीं होती है, अंदाजा करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। इस प्रकार कहा जाता है। अगर वास्तविक आत्मभावना आदर्श आत्मभावना दोनों में सहसंबंध हो तो अर्थात दोनों आपसी संबंधित होते हैं तो व्यक्तित्व महान माना जाता है, अर्थात व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, अर्थात उसमें निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति का गुण होता है, अर्थात उसमें आत्मविश्वास का गुण होता है, और उसी प्रकार अपनी योग्यताओं से अवगत पूर्ण रूप से हो जाता है और उसके अनुसार वह जीवन यापन करता है। इस प्रकार कहा जाता है। ये आत्मभावना कार्ल रोजर्स से प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है। आत्मभावना इनकी लिखी हुई पुस्तक है फ्रीडम टू लर्न ऑन बिकमिंग ए पर्सन on becoming a person, ये वे ऑफ बीइंग पुस्तकों की रचना कार्ल रोजर्स ने किया था। ये आत्म भावना संबंधी विषय वस्तु है, इससे आत्म भावना सिद्धांत भी पूरा हो जाता है। उसके बारे में हम भाषा विकास सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करेंगे। भाषा विकास अर्थात हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीन अवस्थाओं में भाषा विकास के संबंध में अध्ययन किए थे। शैशवावस्था में कहा गया कि बालक पहले एक अक्षर वाले अर्थात मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 2 वर्ष की आयु जो है उस वर्ष की आयु से भाषा का विकास प्रारंभ होता है, और 2 वर्ष की आयु के बाद बालक धीरे धीरे एक अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग करने लगता है, और शैशवावस्था तक अंत आते आते वह 4 शब्दों से युक्त वाक्यों का भी प्रयोग करने लगता है, और उसके बाद बाल्यावस्था में पहुंचने के बाद बाल्यावस्था में बालक अनेक शब्दों को प्रयोग करता है, और उसी प्रकार वह अनुकरण की प्रवृत्ति के द्वारा विभिन्न वाक्यों का भी प्रयोग करने लगता है। वह अधिक समय तक अभिभावकों के साथ या शिक्षकों के साथ बातें करने लगता है, और वह दूसरे व्यक्तियों के संबंध में भी अपने विचारों को प्रकट करने लगता है। इस प्रकार का विकास बाल्यावस्था में होता है। किशोर अवस्था तक आते आते मूर्त विषयों के साथ साथ अमूर्त विषयों के बारे में भी, गंभीर विषयों के बारे में भी, वाद विवाद संबंधी विषयों के बारे में भी, और उसी प्रकार सार्वजनीय विषयों के संबंध में भी, अंतरराष्ट्रीय संबंधी विषयों के बारे में भी किशोर बालक अपने विचारों को प्रकट करने लगता है, संक्लिष्ट वाक्यों का प्रयोग करने लगता है, और सार्थक वाक्यों का प्रयोग और सार्थक अर्थों का प्रयोग सुचारू रूप से कर सकता है। इस प्रकार का विकास किशोर अवस्था में भाषा विकास के अंतर्गत होता है। यहाँ पर भाषा अंश को लेकर एक मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका चामस्की कहते हैं, और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से देखने पर कुछ लोग इसे चोम्स्की कहते हैं, चामस्की कहते हैं। इस प्रकार कहते हैं चामस्की या चोम्स्की या चौमस्की एक ही शब्द है। ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, ये प्रमुख भाषा संबंधी मनोवैज्ञानिक थे, ये प्रमुख भाषा वैज्ञानिक होने के साथ साथ भाषा दार्शनिक और उसी प्रकार प्रमुख तर्कशास्त्र वादी भी कहा जाता है। चामस्की को भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है, और उसी प्रकार भाषा दार्शनिक भी कहा जाता है, तर्कशास्त्रवादी भी कहा जाता है चामस्की। इनको भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादक चामस्की
साधारण रूप से भाषा विकास के बारे में मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि भाषा मानी ये सीखी जाती है। भाषा अधिगम ये औपचारिक शिक्षा के द्वारा या तो अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा भाषा सिखाई जाती है। अनेक भाषा संबंधी अंश अभ्यास के द्वारा, शिक्षण के द्वारा सिखाई जाती है। इस प्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों का विचार है। लेकिन चॉम्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने या भाषा वैज्ञानिक ने कहा कि भाषा कभी भी सिखाई जाती है, भाषा हमेशा ग्रहण की जाती है, अर्थात अर्जित की जाती है। भाषा जन्मतः प्राप्त होने वाली योग्यता मानी जाती है। इसलिए इन्होंने भाषा के संबंध में कहा कि यहाँ पर भाषा सीखने की प्रवृत्ति केवल व्यक्तियों में पाई जाती है या मानवों में पाई जाती है। इसके उदाहरण के रूप में चॉम्स्की ने कहा कि अगर एक बिल्ली और एक शिशु को लेने पर, दोनों को एक ही वातावरण में रखने पर बिल्ली की बजाय बिल्ली की अपेक्षा शिशु ही अधिक ढंग से, अधिक रूप से, सुचारू रूप से बोलने लगता है, भाषा का प्रयोग करने लगता है। इसका मतलब यह है कि इसमें बालक में भाषा संबंधी योग्यता का विकास हुआ है, बिल्ली में भाषा संबंधी विकास नहीं हुआ है। अर्थात मानव जाति के लिए भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मतः प्राप्त होती है। यह मानव को जन्मतः प्राप्त होने की यह योग्यता मस्तिष्क में रहने वाले एक प्रांत जो ब्रोका कहा जाता है, ब्रोका में निहित होता है। फिर ब्रोका में मस्तिष्क संबंधी एक भाग होता है, उसे ही लैड कहते हैं। लैड का अर्थ होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। ये लैड जितना स्वस्थ होता है और जितना सक्रिय होता है, जितना क्रियाशील होता है, वह व्यक्ति उतना ही भाषा प्रयोग करने में सफल हो जाता है। भाषा प्रयोग करने के साथ साथ भाषा में निक्षिप्त या भाषा में छिपी हुई जो भी प्रक्रियाएं हैं, व्याकरण संबंधी अंश हैं, उनको भी ग्रहण करने की योग्यता उसमें होती है। और वह जो भी वह ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहते हैं या यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, सार्वजनीय व्याकरण कहते हैं, पुनरुत्पादन व्याकरण कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। और इन सभी अंशों को भी वह ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार चॉम्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा। इसलिए भाषा ग्रहण की जाती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा हमेशा ग्रहण की जाती है, न कि सिखाई जाती है, न कि सिखाई जाती है। सिखाई जाती है। और यहाँ पर भाषा विकास संबंधी मस्तिष्क में, भाषा विकास संबंधी मस्तिष्क में जो प्रांत है उसे ब्रोका कहते हैं। ब्रोका मस्तिष्क का भाषा विकास संबंधी प्रांत को ही ब्रोका कहते हैं। और उस ब्रोका में मस्तिष्क संबंधी अवयव या भाग होता है, उसे लैड कहते हैं। लैड का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड को कहते हैं, जो लैड के द्वारा ही भाषा व्याकरण ग्रहण करने की योग्यता बालकों को प्राप्त होती है। और अगर लैड ना होने पर भाषा या व्याकरण सीखने की योग्यता बालकों को नहीं होती है। इस तरह चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास संबंधी के बारे में एक अंश में कहा जाता है कि भाषा जन्मतः अर्जित होती है, जन्मतः प्राप्त की जाती है, जन्मतः भाषा सीखने की योग्यता होती है। और इसके संबंध में कहा कि मुख्य रूप से 3 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक भाषा विकास चरम सीमा पर, भाषा विकास चरम सीमा पर
पहुंच जाता है। इस प्रकार के चामस्की ने कहा है। और यहाँ पर चामस्की ने और भी कहा कि जो भी भाषाएं हैं मातृभाषा के साथ साथ अन्य जो भी सभी भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं मानव जाति में प्रचलित सभी भाषाओं से संबंधित निर्माण की प्रक्रिया एक ही होती है। अर्थात सभी भाषाओं के लिए एक नींव होता है, सभी भाषाओं के लिए नियमों की एक नींव होती है। इसलिए उस नींव के आधार पर सभी प्रकार की भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। और ये लैड के द्वारा भाषाओं से संबंधित इस नींव को या नियमों को आसानी से बालक को ग्रहण कर सकता है। इसलिए लैड एक प्रमुख अंश होता है जो भाषा विकास में प्रमुख स्थान लेता है। इसके आधार पर ही बालक भाषाओं को सीख लेता है। और भाषाओं के अंतर्गत चामस्की ने यूनिवर्सल ग्रामर इन्होंने कुछ शब्दों की भी खोज किया है यूनिवर्सल ग्रामर नाम से। और उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के रूप से, और उसी प्रकार फॉर्मल ग्रामर के नाम से इन्होंने कुछ शब्दों को भी जोड़ा है, कुछ शब्दों की खोज भी की है। इन सभी अंशों को, चाहे वह यूनिवर्सल ग्रामर हो, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर हो या फॉर्मल ग्रामर हो, और उसी प्रकार जनरेटिव ग्रामर, उत्पादक व्याकरण कहते हैं उसे हिंदी में जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। जनरेटिव ग्रामर का मतलब उत्पादक व्याकरण है। फॉर्मल ग्रामर नियत व्याकरण है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर संप्रदान व्याकरण है और अनुदित व्याकरण है। यूनिवर्सल ग्रामर सार्वजनीय व्याकरण है। इन सभी अंशों को भी सीखने ग्रहण करने की योग्यता बालक को लैड के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार चामस्की नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। चामस्की नामक मनोवैज्ञानिक फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। इनकी उपाधि है फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इनको कहा जाता है। इन्होंने अनेक पुस्तकों की अध्ययन की और इसी प्रकार इन्होंने भाषा शिक्षण के संबंध में अनेक प्रयोग भी किए थे, अनेक अध्ययन किए थे। इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की थी। उनमें लैंग्वेज एंड माइंड, लैंग्वेज एंड थॉट, सिंटैक्टिक सिस्टम आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें, लैंग्वेज संबंधी पुस्तकें हैं। लैंग्वेज एंड थॉट कहते हैं और उसी प्रकार लैंग्वेज एंड माइंड और उसी प्रकार सिंटैक्टिक सिस्टम, ये उनकी भाषा संबंधी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं। ये चॉम्स्की से प्रतिपादित भाषा विकास सिद्धांत है। फिर से एक बार हम चॉम्स्की सिद्धांत के प्रमुख अंशों का हम विश्लेषण करेंगे। चॉम्स्की सिद्धांत भाषा विकास सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा ग्रहण की जाती है, न कि भाषा सिखाई जाती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की या भाषा ग्रहण करने की प्रवृत्ति जन्मतः प्राप्त होती है। वे शरीर निर्माण में मस्तिष्क में एक प्रांत में होता है और इस प्रांत को ही ब्रोका कहते हैं। ब्रोका में लैड नामक मस्तिष्क का विभाग होता है और यह लैड जितना सक्रिय होता है और स्वस्थ होता है उतना ही अधिक बालक भाषा को ग्रहण करता है। और उसी प्रकार मानव जाति में संसार में जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं से संबंधित नींव एक समान होता है, नियम एक समान होता है। इसलिए उस नियमों को या नींव को या निर्माण संबंधी नींव को ग्रहण करने की योग्यता लैड के द्वारा बालक को जन्मतः प्राप्त होता है। और भाषा बोलने के साथ साथ भाषा ग्रहण करने के साथ साथ उसमें संक्लिष्ट अंशों को भी
ग्रहण करने की योग्यता बालक को लैड के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रामर अर्थात सार्वजनीय व्याकरण, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, फॉर्मल ग्रामर अर्थात नियत व्याकरण और जनरेटिव ग्रामर अर्थात उत्पादक व्याकरण, इन सभी अंशों को भी वह आसानी से ग्रहण कर लेता है लैड के आधार पर। यही चॉमस्की सिद्धांत का पूरा सारांश है। और चॉमस्की सिद्धांत जो है उसका विरोध किया है बीएफ स्किनर और जीन पियाजे। बीएफ स्किनर ने विरोध किया है और उसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जो है जीन पियाजे, ये भी प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने भी चॉमस्की से प्रतिपादित सिद्धांत का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये भाषा कभी भी ग्रहण नहीं की जाती है, भाषा अधिगम के द्वारा सिखाई जाती है, अभ्यास के द्वारा सिखाई जाती है और उसी प्रकार भाषा शिक्षण के द्वारा सिखाई जाती है। और भाषा बोलने के लिए, भाषा सीखने के लिए पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसी प्रकार ये अनुकरण की प्रवृत्ति है और उसी प्रकार जन्मतः प्राप्त वाग्य यंत्र उनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए वाग्य यंत्रों की सहायता से अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर अगर वातावरण में भाषा बोलने का पूर्ण वातावरण होता है तो बोलने का वातावरण होता है तो आसानी से बालक किसी भी भाषा को सीख लेता है, किसी भी भाषा को बोलने लगता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट रूप से बीएफ स्किनर और जीन पियाजे ने चॉमस्की सिद्धांत का विरोध किया है। केवल चॉमस्की के द्वारा ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जैसे कि भाषा ग्रहण की जाती है, ना कि सिखाई जाती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जीन पियाजे ने कहा कि वातावरण के साथ ये प्रक्रियाओं के द्वारा, वातावरण के साथ प्रतिक्रियाओं के द्वारा भाषा सिखाई जाती है। और उसी प्रकार यहाँ बीएफ स्किनर ने कहा कि कुछ अंशों के आधार पर और कुछ नियमों के आधार पर भाषा सिखाई जाती है। इस प्रकार बीएफ स्किनर ने कहा, जीन पियाजे ने प्रतिक्रियाओं के आधार पर भाषा सिखाई जाती है, इस प्रकार कहा है। यहाँ पर ये भाषा विकास सिद्धांत का पूरा सारांश है। इससे भाषा विकास सिद्धांत पूरा हो गया। और उसके बाद हम अन्य सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे, जैसे कि नैतिक विकास के बारे में कोलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं। और उसी प्रकार जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं। उसका उन सिद्धांतों का भी हम अगले अध्यायों में करेंगे। इससे ये सिद्धांतों के बारे में, यहाँ पर 2 सिद्धांतों के बारे में और किशोर अवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया। आगामी अध्यायों में हम अन्य सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। इससे क्लास पूरा हो गया। अगर आपको ये अंश उपयोगी माना जाता है तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य शिक्षार्थी भी इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।